कृषि बिल तो पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में बिल पास होने के दौरान जिस कदर तनातनी देखी गई उसका असर अब भी देखा जा रहा है। बिल पर सरकार और विपक्ष आमने सामने है। कल राज्यसभा में हंगामा, तोड़फोड़ और उपसभापति का अपमान करने के आरोपी सांसदों के खिलाफ संघ मंत्रालय निलंबन का प्रस्ताव लाने वाला है। वहीं 12 विपक्षी दलों ने उपसभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दे दिया है। राज्यसभा में जोरदार हंगामे के बीच कृषि सुधार से जुड़े दोनों बिल पास हो गए। राज्यसभा में ध्वनि मत से विधेयकों को पारित करा लिया गया। विपक्षी पार्टियों ने सदन में जमकर हंगामा किया। सांसदों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस बीच टीएमसी सांसद डेरेक ओब्राय ने उपसभापति के आसन पर पहुंचकर रूल बुक को फाड़ दिया। टीएमसी का आरोप है कि उपसभापति नियमों के खिलाफ फैसला ले रहे हैं। हंगामा इतना बढ़ा कि विपक्षी दलों ने उपसभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव ला दिया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उपसभापति के रवैये ने लोकतांत्रिक परंपराओं और प्रक्रियाओं को नुकसान पहुंचाया है। प्रधानमंत्री जी को तो पब्लिसिटी करने का, मार्केटिंग करने का, पैकेजिंग करने का शौक है, और ये जो कह रहे हैं कि ये आज का दिन याद रहेगा इतिहास में, मैं कहता हूं कि आज का दिन काली स्याही से लिखा जाएगा। बिना डिवीजन के सब चीज को दरकिनार करते हुए मैं समझता हूं कि ये आज हमारे इतिहास में वो जर्मनी की तरह नाइट ऑफ लॉन्ग नाइट्स है, ये डार्केस्ट क्षण है। शाम 7:30 बजे सरकार ने मोर्चा खोला। सरकार के 6 मंत्री सामने आए और एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इसमें गृह मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी, केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, रेल और वाणिज्य उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत मौजूद थे। आसन पर तक चले जाना, और आसन तक जाना ही नहीं बल्कि आसन पर जाकर खड़े हो जाना, वहां पर जाकर रूल्स बुक को फाड़ डालना, वहां पर पहुंचकर रूल्स बुक को फाड़ना, और अन्य भी जो कागजात रखे हुए थे उसे भी फाड़ देना, और आसन के ऊपर चढ़ जाना। जहां तक मैं जानता हूं, मैं कह सकता हूं कि संसदीय इतिहास में कभी ऐसी घटना न तो लोकसभा में हुई है न राज्यसभा में हुई। मंत्रियों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के तुरंत बाद कांग्रेस ने फिर मोर्चा खोला और सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। याद रहे, अंग्रेज भी देश कब्जाते हुए ये कह रहे थे कि हम तुमको मुगलों से मुक्ति दिलवा रहे हैं। आज के काले अंग्रेज मोदी जी की ईस्ट इंडिया कंपनी भी ये कह रही है कि ये कानून किसान पक्षधर हैं, उनकी रोजी रोटी जमीन आजीविका छीनकर। हालांकि सियासी उठापटक के बीच राज्यसभा से कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 और कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 पारित कर दिए गए। इन विधेयकों के पारित होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया और ये भरोसा दिया कि एमएसपी व्यवस्था जारी रहेगी। पीएम ने लिखा, मैं पहले भी कह चुका हूं, एक बार फिर कहता हूं, एमएसपी की व्यवस्था जारी रहेगी, सरकारी खरीद जारी रहेगी। हम यहाँ अपने किसानों की सेवा के लिए हैं। हम अन्नदाताओं की सहायता के लिए हर संभव प्रयास करेंगे और उनकी आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहतर जीवन सुनिश्चित करेंगे। इस भरोसे के बावजूद देश के अन्नदाता किसान अपने गुस्से और शंकाओं के साथ सड़कों पर हैं। किसानों के मन में शंका है, उन्हें डर है कि नई व्यवस्था कहीं उन्हें बर्बाद न कर दे। किसानों का सबसे बड़ा डर न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म होने को लेकर है। हालांकि सरकार इस डर को गलत बता रही है। सरकार का कहना है कि नए बिल से बिचौलिए खत्म होंगे, पर किसानों को भरोसा नहीं, वो शंका कर रहे हैं। आज तक ब्यूरो। हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्रा इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, जिस तरह का हंगामा और जिस तरीके का बर्ताव राज्यसभा में देखा गया, उसे लेकर क्या डिसिप्लिनरी कार्रवाई की जा सकती है सांसदों के खिलाफ? पहला सवाल ये। दूसरा सवाल ये, जब बार बार प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी जारी रहेगा, फिर इसको लेकर शंका क्यों है? क्या ये शंका नेताओं द्वारा पैदा की जा रही है? क्या वजह है? देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री की तरफ से बार बार कहा गया है कि एमएसपी जो है, जो अभी तक दिया जा रहा था, आगे भी रहेगा, इसमें कोई शंका नहीं है। कृषि मंत्री खुद अपने बयानों में लोकसभा राज्यसभा में और आज तक से खास बातचीत के दौरान कह चुके हैं कि एमएसपी जो है वो जारी रहने वाला है। लेकिन बड़ी बात यह है नेहा कि क्या कल जिन सांसदों ने जो है रूल बुक को फाड़ा, जिन सांसदों ने जो है टेबल पर चढ़कर तालियां बजाई,
और आसन तक पहुंच गए। क्या उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई जो है वो की जाएगी या नहीं की जाएगी? इसीलिए ये कह सकते हैं कि उपसभापति हरिवंश के खिलाफ जो है वो विपक्ष की तरफ से जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन लाके जो है उनके खिलाफ जो है एक तरीके से माहौल बनाया जा रहा है। और जिन सांसदों ने रूल बुक को फाड़ा या टेबल पे चढ़े या तालियां बजाई या आसन तक पहुंच गए, उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो, इसके लिए एक विपक्ष की रणनीति हो सकती है। और इसीलिए कल आप देखें तो सरकार की तरफ से 6 मंत्रियों ने जो है मोर्चा खोला था विपक्ष की तरफ से। और ये बड़ी बात है कि 6 मंत्री एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए हो और किसानों के मुद्दे पर इससे पहले इस तरीके की कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है पिछले 1 साल में मोदी सरकार 2 के अंदर नहीं हुई है। ये एक बड़ी चीज है, क्योंकि एक मंत्री जो है वो किसानों के मुद्दे पर मोदी सरकार से इस्तीफा दे चुके हैं। और जब उनसे ये पूछा गया कि जब हरसिमरत कौर को जो है वो सरकार नहीं समझा पाई, कृषि मंत्री नहीं समझा पाए, तब क्या होगा, तो उन्होंने कहा था कि कुछ लोग जो है वो अपने अपने मुद्दों की राजनीति करते हैं और इसीलिए, और ये बिल जो है वो किसानों के फायदे का है। तो किसानों के फायदे को लेकर सरकार बिल्कुल आश्वस्त है। उनका कहना है इससे किसानों की आमदनी जो है वो दुगनी होगी। किसानों को इससे जो है किसी भी तरीके का नुकसान नहीं होने वाला। किसान चाहे जहां चाहे वहां अपने जो है उपज को बेच सकता है और मंडियों के अंदर जो है वो भी जारी रहेंगी और एमएसपी तो हमेशा के लिए जारी रहेगी। तो ये एक तरीके से कह सकते हैं कि राजनीति है और किसानों को लेकर राजनीति जब भी होती है उसी तरीके का माहौल जो है संसद में दिखता है। आपसे कुछ देर के अंदर ये देखा जा सकता है कि विपक्ष किस तरीके का आक्रामक रुख जो है वो संसद के अंदर दिखाता है, क्योंकि आपसे कुछ देर में राज्यसभा की जो है वो कार्रवाई शुरू हो जाएगी और पूरा विपक्ष एकजुट होकर जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आया है। जो डिप्टी चेयरमैन है हरिवंश, उनके खिलाफ विपक्ष लामबंद है, लगातार इस बिल का विरोध किया जा रहा है। एक भ्रामक स्थिति इस बिल को लेकर पैदा की जा रही है। दरअसल राज्यसभा में जो कुछ भी हुआ उसके बाद सरकार के 6 मंत्री मीडिया के सामने आए, एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और विपक्ष पर हमला बोला। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कहा कि विपक्ष राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। आम जनता के अंदर, आम किसानों के अंदर एक गलतफहमी पैदा करके केवल निहित राजनीतिक स्वार्थ को साधने की जो कोशिश की जा रही है, मैं समझता हूं कि स्वस्थ लोकतांत्रिक परंपराओं के यह अनुकूल नहीं है। और यह दोनों विधेयक, मैं कह सकता हूं, किसान और कृषि जगत दोनों के लिए यह ऐतिहासिक है। इसे लागू करने से स्वाभाविक रूप से किसानों की आमदनी बढ़ेगी, लेकिन किसानों के बीच गलतफहमी पैदा की जा रही है। एमएसपी समाप्त कर दी जाएगी, एपीएमसी समाप्त कर दी जाएगी। हकीकत यह है कि यह दोनों बिल प्रभावी होने के बाद हमारा किसान अपना माल भारत में जहां भी बेचना चाहता है पूरी आजादी के साथ बेच सकता है, जहां पर भी उसको अच्छी कीमत मिले। न तो एपीएमसी समाप्त हो रही है और न तो एमएसपी समाप्त हो रही है। और आज केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी फिर मीडिया के सामने आई और विपक्ष को आड़े हाथ लिया। राहुल गांधी जी जो ट्वीट कर रहे हैं और सभा से अनुपस्थित हैं, उनसे मैं पूछना चाहती हूँ कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में संविदा पर खेती अथवा किसान को इस प्रकार की सहूलियत देने की बात कही गई थी, तो कांग्रेस का 2019 का मैनिफेस्टो क्या काला मैनिफेस्टो था? आज दोनों सदनों में पारित हुआ यह ऐतिहासिक बिल देश की आजादी में किसान को आजाद करने की एक बहुत बड़ी बात कहता है और करता है। ये दोनों बिल की प्रतियां मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। उसमें क्या लिखा है कि देश का किसान देश के किसी भी व्यक्ति अथवा संगठन को अपना जो फसल है उसको बेच सकता है और अपने निर्धारित मूल्य पर, उसकी मर्जी पर कितने पैसे पर बेचना उस पर बेच सकता है और 3 दिन में किसान का भुगतान करना पड़ेगा। और ना किसान की जमीन गिरवी रखी जाएगी, ना किसान की जमीन बेची जाएगी, ना रिकवरी में किसान की जमीन को हाथ लगाया जाएगा। किसान की जमीन, उसकी फसल और उसकी आय को सुरक्षित करने वाले इस कानून से कांग्रेस को क्यों आपत्ति है? सरकार कृषि बिल को किसानों के लिए क्रांतिकारी बता रही है, जबकि विपक्ष ने इस कानून को किसान विरोधी बताया है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी की बातों से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस मुद्दे पर तल्खी कितनी ज्यादा बढ़ गई है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस की ये एक प्रशासकीय कदम होता है जो सरकार हर साल तय करती है। रबी की फसल
और खरीफ की फसल। और मुझे गर्व है, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं कि हमारी नरेंद्र मोदी की सरकार ने किस तरह से पूरा एमएसपी को अधिक दिया है किसानों के पक्ष में। आप चाहें तो हम आपको उसको बाकायदे चार्ट के साथ दिखा भी सकते हैं। और देखिए, मैं आपको देता ही हूं कि देखिए किसानों के समर्थन मूल्य में कितनी वृद्धि हुई। धान में 2.4 गुना, दलहन में 10 गुना, गेहूं में 1.77 गुना बढ़ाया गया, दलहन में 75 बढ़ाया गया। इस बिल के कई बिंदु हैं विरोध के और अत्यंत गंभीर हैं। पहली बात, मैं हूं खरीदार, आप हैं कृषक, आप मेरे और आपके बीच में आवागमन करके जो निश्चित होगा उसके आधार पर बेचना अगर अनुमति देंगे, जो इस एक्ट द्वारा, इस बिल द्वारा कहा जा रहा है, तो ये बताइए मुझे कि एमएसपी अगर आपने एबॉलिश नहीं भी की, यानी नाम वास्ते एक चीज है एमएसपी, लेकिन आप और हम नेगोशिएट करके उसको खरीद और बेच रहे हैं, तो एमएसपी का क्या औचित्य है, क्या मूल्य है, क्या वजन है? तो ये एक बहुत बड़ा एक फ्रॉड हो रहा है, एक मजाक हो रही है। ये सही कह रहे हैं, अभी जो मैंने सुना कुछ 2-3 मिनट के लिए प्रसाद जी सही कह रहे हैं, राजनाथ जी, कि औपचारिक रूप से एमएसपी अबॉलिश, निरस्त नहीं हो रही है, लेकिन एमएसपी को इरेलेवेंट करार किया जा रहा है, उसको होना नहीं होना बराबर हो रहा है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे भारत और चीन की, जिनके बीच आज फिर से कोर कमांडर स्तर की बातचीत होने वाली है। खास बात यह है कि इस बातचीत में भारत के विदेश मंत्रालय के अधिकारी शामिल हो सकते हैं। साथ ही भारत की तरफ से पहली बार बातचीत में 2 लेफ्टिनेंट जनरल शामिल होने वाले हैं। चीन के साथ ताजा तनाव को देखते हुए आज की बैठक अहम मानी जा रही है। चीन की कार्रवाई से हमारे विभिन्न द्विपक्षीय समझौतों के प्रति उसका डिसरिगार्ड दिखता है। चीन द्वारा ट्रुप्स की भारी मात्रा में तैनाती किया जाना 1993 और 1996 के समझौतों का उल्लंघन है। ऐसे दौर में जब सरकार खुलकर मान चुकी है कि चीन के साथ ताजा विवाद गंभीर शक्ल इख्तियार कर रहा है, तो आज भारत और चीन के टॉप कमांडर फिर से आमने सामने बैठेंगे। कोशिश यही है कि विवाद का हल शांतिपूर्ण तरीके से निकाला जा सके। बैठक आज सुबह 9 बजे से लद्दाख के मोल्दो में होगी। जून महीने से लेकर अब तक इस तरह कई बैठकें इसी जगह पर हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई भी बातचीत ताजा विवाद का हल नहीं निकाल पाई। लेकिन आज होने वाली बैठक खास मानी जा रही है, इस मायने में कि सेना के अफसरों के साथ विदेश मंत्रालय के अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव नवीन श्रीवास्तव बातचीत में शामिल हो सकते हैं। सेना मुख्यालय से एक वरिष्ठ अधिकारी भी आज की बैठक का हिस्सा होंगे। इसके अलावा कोर की अगुवाई लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह करेंगे। मेजर जनरल स्तर के 2 अधिकारियों के साथ आईटीबीपी के आईजी भी आज के दल में शामिल हैं। एलएसी पर ताजा हालात पिछले कई दिनों से तनावपूर्ण हैं। पैंगोंग और देप्सांग इलाके में चीन की तरफ से फौज का जमावड़ा है। जवाब में भारत ने भी अपनी तैनाती बढ़ा दी है। आज की बातचीत में इसी तनाव को कम करने की कोशिश होगी। भारत का जोर इसी बात पर होगा कि विवाद की सभी जगहों से चीन अपनी तैनाती कम करे। देप्सांग और पैंगोंग से चीनी फौजें पीछे हटें। मॉस्को में हुए समझौते का कड़ाई से पालन हो। एलएसी पर फौजों की तादाद पिछले समझौतों के मुताबिक हो। चीन के साथ मुश्किल यह है कि वो पिछली कई बैठकों में तनाव कम करने के साथ साथ इसके तौर तरीकों पर भी सहमति बना चुका है, लेकिन हर बार अमल के वक्त पर पलट जाता है। लेकिन एलएसी पर भारत के कड़े रुख को देखकर शायद उसे ये समझ आ गया होगा कि ऐसी चालबाजियां ज्यादा दिनों तक चलने वाली नहीं है। लेह से अभिषेक भल्ला और गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो। लेह लद्दाख से हमारे 2 संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक भल्ला, गौरव सावंत, दोनों का रुख करेंगे। सबसे पहले गौरव, आपका रुख करते हुए, क्योंकि लगातार हम ये देखते आ रहे हैं कि एक तरफ तो चीन बातचीत की मेज पर बैठता है, दूसरी तरफ तमाम समझौतों का उल्लंघन करता है, अपनी फौज की तैनाती बढ़ा देता है। ऐसे में आगे की बातचीत हो तो कैसे हो, क्योंकि पिछली जितनी भी बातचीत हुई है उसका कोई भी रिजल्ट नहीं निकला है।
आपने बिल्कुल सही कहा नेहा, जो पिछले 5 राउंड की बातचीत हुई है कोर कमांडर स्तर की, उससे कोई ठोस नतीजा नहीं निकला और चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा से पीछे नहीं हटा है। लेकिन इस बार विदेश मंत्रालय के एक अधिकारी और 2 लेफ्टिनेंट जनरल इस बैठक का हिस्सा है। 2 लेफ्टिनेंट जनरल क्यों? क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल मेनन जो अगले महीने से यहां के कोर कमांडर होंगे वो भी इस बैठक का हिस्सा होने वाले हैं, पहली बात। दूसरी बात, विदेश मंत्रालय के जो अधिकारी हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी ईस्ट एशिया, वो चीन पर यह दबाव डालेंगे कि जो वांगी चीन के विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के बीच बातचीत हुई थी, उसमें एक 5 पॉइंट कंसेंसस हुआ था। उस 5 पॉइंट कंसेंसस का वो जो 5 बिंदु हैं जिस पर सहमति बनी थी, उस पर चीन कार्यान्वयन करे, वास्तविक नियंत्रण रेखा से अपनी सेनाओं को कम करे, तो एक रोड मैप तैयार हो, ऐसा रोड मैप जिसमें यह तय हो पहले वास्तविक नियंत्रण रेखा से जो आमने सामने सिपाही हैं वो कितने कम होंगे, फिर डिसएंगेजमेंट, डी एस्केलेशन और अल्टीमेटली डी इंडक्शन, यानी 2 डिवीजन चीन की सेना के लगभग 40,000 सिपाही जो वास्तविक नियंत्रण रेखा पर टैंकों के साथ, तोपों के साथ यहां पर आ गए हैं, वो शिनचियांग में और तिब्बत में अपने पीस टाइम लोकेशन पर वापस कब लौटेंगे, इस पर भारत रोड मैप चाहता है। अभिषेक भल्ला हमारे संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। अभिषेक, लगातार हम ये देखते आ रहे हैं कि 2 चेहरे होते हैं चीन के। एक तरफ तो वो बातचीत का रुख करता है, कहता है कि हाँ हम भी शांति चाहते हैं और किसी तरह से कोई भी डिस्प्यूट ना हो, लेकिन दूसरी तरफ चीन की लगातार तैनाती फोर्सेस की बढ़ती जाती है। आपकी हमने कई रिपोर्ट्स में देखा कि भारत भी उसे मुकाबला करने के लिए कई मायनों में अपना भी एस्केलेशन कर रहा है, चाहे वो फोर्सेस के लिहाज से हो, चाहे वो तमाम कपड़े हो, इक्विपमेंट्स हो, हो। ऐसे में भारत भी यही मानता है कि चीन भले कितनी बातचीत कर ले, लेकिन वो अपनी जो कोर है, जो मतलब जिस तरीके से वो पिछले कई महीनों में बिहेव करता आया है, उससे कभी भी जो है चीन आगे नहीं बढ़ पाया है। जी बिल्कुल, और शायद यही कारण है कि 4.5 महीने से अब तनाव बना हुआ है ईस्टर्न लद्दाख में, और 5 बार कोर कमांडर स्तर पर बातचीत हो चुकी है। इसके अलावा कूटनीतिक स्तर पर भी बातचीत चल रही थी, और अभी हाल ही में तो रक्षा मंत्री दोनों देशों के और विदेश मंत्री भी मॉस्को में मिले हैं, और उसी के बाद ये 6ठी बार कोर कमांडर स्तर पर बातचीत चल रही है। इस बातचीत में भारत की तरफ से नेतृत्व जो हो रहा है उसमें एक आर्मी हेडक्वार्टर से ऑफिसर हैं और एक जॉइंट सेक्रेटरी भी हैं विदेश मंत्रालय से। भारत की तरफ से सिग्नल साफ है कि ये लोकलाइज्ड किस्म का स्कर्मिश नहीं है, ये बहुत समय से तनाव बना हुआ है, और अब सिर्फ एक तरीका है इसको सुलझाने का, वो ये है कि ना सिर्फ कि 3 या 4 फ्रिक्शन पॉइंट्स पे जिन पर बातचीत पहले हो रही थी, बल्कि पूरे इलाके में डी एस्केलेशन पर बात की, चाहे वो डेप्सैंग हो, चाहे वो नॉर्थ में और जगहें हो, दौलत बेग ओल्डी जहां पे भारतीय पेट्रोल्स को रोका गया था। बहुत ज़रूरी है एक मैसेज भेजना भारत की तरफ से, और यही कोशिश की जा रही है कि एक फाइनल रेजोल्यूशन चाहिए। स्टेटस को एंटे जिस तरह का अप्रैल में था वही स्थिति वापस बननी चाहिए, तभी किसी किस्म का सुझाव बन पाएगा। इस दौरान पिछले 20-21 दिन में स्थिति काफी बदल गई है, क्योंकि भारतीय सेना ने काफी ऐसे क्रूशल माउंटेन टॉप्स पे जिन पे अपना कब्जा बनाया, इससे चीन की परेशानियां बढ़ी हैं, और शायद जब नेगोशिएशंस की अब बात आएगी तो भारत के पास एक थोड़ा ज्यादा फायदा मिलेगा इन 20 दिनों का बातचीत करने में और नेगोशिएट करने में। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक और गौरव, आप दोनों का तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे अनुराग कश्यप की, जिन पर लगे यौन शोषण के आरोप के मुद्दे की गूंज संसद तक सुनाई दी। बीजेपी सांसद रवि किशन ने यह मुद्दा संसद में उठाया और कठोर कानून की मांग की। बीती रात लोकसभा की कार्रवाई रात करीब 1 बजे तक चली और इस मुद्दे पर जमकर बहस की गई। सपने लेके उस शहर में जाते, चकाचौंध वहां पहुंचते हैं, एक बड़े निर्देशक के दफ्तर की घंटी बजाते हैं और वो दफ्तर में उनकी एंट्री होती है, और आते उनके साथ एक सौदेबाजी होती है। ये सौदेबाजी क्यों होती है? बीती रात संसद में गूंजा अनुराग कश्यप पर लगे यौन शोषण के आरोपों का मुद्दा। रात 1 बजे तक चली लोकसभा की कार्यवाही और एक्शन में दिखे अभिनेता और गोरखपुर के बीजेपी सांसद रवि किशन। रवि किशन ने कहा, हमारे देश में बेटियां देवी दुर्गा और गौ माता की तरह पूजनीय हैं। मोदी सरकार ने बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के जरिए बेटियों को लेकर शुरू में ही अपने इरादे जाहिर कर दिए।
लेकिन बॉलीवुड समेत कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां कुछ लोग उनकी तकदीर चमकाने का दावा कर सौदेबाजी पर उतारू हैं। ये कब तक हमारे बेटियों के साथ होगा? सबके ये अत्याचार नहीं होगा। एक ऐसा कानून आए कि किसी इंडस्ट्री में कोई व्यक्ति ये ताकत ना करे कि मैं तेरी लाइफ बना दूंगा, तुझे ये करना होगा। किसी को अलाउड नहीं हो। हर जगह हमारी बेटियों का सम्मान हो। हमारी सरकार है, मोदी जी की सरकार है, बेटियों को आदर मिलेगा। बेटियां देवी हैं। रवि किशन ने ना तो फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप का नाम लिया और ना ही आरोप लगाने वाली पीड़ित अभिनेत्री पायल घोष का, लेकिन अपने तेवर और इशारे को साफ जाहिर कर दिया कि वार किस पर है और जिस पर है वो किसी दरिंदे से कम नहीं। बस मैं चाहूंगा एक ऐसा कानून आए जहां पर ऐसे दरिंदे, क्या बात कर रहे हैं आप? क्या बात कर रहे हैं आप? आपकी बेटी नहीं है? रवि किशन इस कदर आवेश में थे कि प्रतिरोध पर भड़क उठे और विपक्षी सांसद को खामोश रहने के लिए फटकार लगाने लगे। सब इंडस्ट्री गौर से सुनिए। आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए, आप बैठ जाइए। बीजेपी सांसद रवि किशन ने एक ऐसे कानून की मांग की जिससे महिलाओं, लड़कियों पर अनुचित दबाव बनाने वालों में भय पैदा हो। किसी भी इंडस्ट्री में, मैं फिल्म जगत की बात नहीं कर रहा हूं, हर इंडस्ट्री में कि कोई कहे कि मैं तुम्हारा जीवन बना दूंगा और मैं हमारी बच्चियों के साथ इस भारत में कोई अत्याचार हो, और खासकर मोदी जी की सरकार में ये कतई नहीं होगा। ऐसा कानून लाइए कि सब लोग में एक भय पैदा हो। धन्यवाद महोदय। रवि किशन और अनुराग कश्यप के बीच वाद प्रतिवाद की जंग सुशांत और रिया केस से जुड़ी बयानबाजियों से शुरू हुई थी। पहले अनुराग कश्यप ने रवि किशन पर सीधे वार कर की थी। अनुराग ने ट्वीट में रवि किशन पर गांजा पीने का आरोप लगाया तो रवि किशन उन्हें सोच समझकर बयान देने की नसीहत देकर चुप रह गए थे। लेकिन अब पायल घोष के आरोपों के बाद अनुराग कश्यप के खिलाफ रवि किशन खुलकर मुखर हैं। संसद से लेकर सड़क तक, आज तक ब्यूरो। बॉलीवुड जब दो हिस्सों में बटा तो अब अनुराग कश्यप पर लगे संगीन आरोपों ने आग में घी का काम किया है, क्योंकि एक्ट्रेस पायल घोष ने अनुराग पर यौन शोषण का आरोप क्या लगाया तो कंगना ने अनुराग कश्यप की गिरफ्तारी की मांग कर दी। जिस ड्रग्स की जंग ने बॉलीवुड में दो फाड़ कर दिए, अब वो लड़ाई यौन शोषण जैसे गंभीर मामलों तक पहुंच चुकी है। मी टू, कास्टिंग काउच जैसे मुद्दों के लपेटे में आने वाले बड़े बड़े दिग्गजों की लिस्ट में अब डायरेक्टर अनुराग कश्यप का नाम भी शामिल हो गया है। कास्टिंग काउच केस में डायरेक्टर अनुराग कश्यप की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अनुराग पर गंभीर आरोप लगाने वाली एक्ट्रेस पायल घोष के वकील नितिन सातपुते आज मुंबई के ओशिवारा पुलिस स्टेशन में अनुराग के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएंगे। सातपुते वही वकील हैं जिन्होंने नाना पाटेकर के मी टू केस में तनुश्री दत्ता की ओर से केस लड़ा था। एक्ट्रेस पायल घोष ने अनुराग कश्यप पर संगीन आरोप लगाए हैं। एक नकाब पहन के लोग मीडिया के सामने आते हैं कि रियल लाइफ में वो कैसे है, और मुझे सबसे बड़ी जो मुझे अपार्ट फ्रॉम मेरे साथ जो भी हुआ उसके बाद भी उन्होंने जैसे अपने एक्ट्रेसेस के नाम लिए और बाकी लड़कियों के बारे में भी बताया, तो इससे तो जाहिर होता है कि उनका कोई रिस्पेक्ट है ही नहीं औरतों के लिए। पिछले एक सप्ताह से कंगना के खिलाफ जारी अनुराग के ट्वीट वॉर के बीच इन आरोपों ने आग में घी का काम किया। कंगना ने सीधे अनुराग कश्यप को गिरफ्तार करने की मांग कर डाली। जो अनुराग ने पायल के साथ किया वह बॉलीवुड में आम बात है। बाहर से आकर स्ट्रगल करने वाली लड़कियों को सेक्स वर्कर्स की तरह ट्रीट करना उनके लिए नेचुरल है। लगातार सोशल मुद्दों पर अपनी आवाज बुलंद करने वाले अनुराग कश्यप इस बार भी चुप नहीं रहे। अनुराग ने इन आरोपों को एक साजिश से जोड़ने की कोशिश की। अभी तो बहुत आक्रमण होने वाले हैं, ये बस शुरुआत है। बहुत फोन आ चुके हैं कि नहीं मत बोल और चुप हो जा। ये भी पता है कि पता नहीं कहां कहां से तीर छोड़े जाने वाले हैं, इंतजार है। अनुराग पर आरोप लगे तो उनकी पूर्व पत्नी आरती भी अनुराग के बचाव में आ गई। आरती ने अनुराग कश्यप को रॉकस्टार बताया। अनुराग ऐसा इंसान है जो अपने यहाँ महिला कर्मियों के लिए काम का सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करते हैं। मैं सबसे पहले इसे हमारी बेटी के साथ देखती हूँ।
जो लोग दूसरों से घृणा करने में अपनी जो ऊर्जा लगाते हैं, अगर उसका रचनात्मक इस्तेमाल करते तो ये दुनिया बेहतर होती। बॉलीवुड अब पूरी तरह से गैंग्स ऑफ बॉलीवुड हो चुका है। एक पक्ष जहां कंगना और पायल के साथ है, तो वहीं एक खेमा अनुराग कश्यप का खुलकर समर्थन कर रहा है। तापसी पन्नू से लेकर डायरेक्टर अनुभव सिन्हा तक अनुराग कश्यप के बचाव में आ गए। वहीं महिला आयोग भी अब अनुराग के खिलाफ एक्शन की तैयारी कर रहा है। कल जो राज्यसभा में हंगामा हुआ से लेकर स्पीकर वेंकैया नायडू इस वक्त बोल रहे हैं। Chairman's listening, please sit down. It tarnishes the image of Parliament, particularly the Elders' House. So climbing on the bench, dancing, shouting in the well, tearing papers, breaking the mics, obstructing Deputy Chairman from his duties, throwing papers, rule book on Deputy Chairman, is it a parliamentary standard? I only suggest to the members of Parliament, please do some introspection. And is it the way to conduct ourselves? You please sit down. You please sit down. You please sit down. Mr. Derek, you please sit down. Derek, I have to name you. Yes, I am naming Mr. Derek O'Brien. Please go out of the house. So, if marshals were not called on time, what would have happened to the Deputy Chairman? I am worried. He says he was abused with objectionable words. These are all very unfortunate. These things should not be allowed. If you have any problem, the only way is discuss, debate and decide. If you have the numbers, vote against the resolution. And also the Deputy Chairman said, you please go to your seats. I will conduct voting. He said it, it's on record. It is shown all over. So, that being the case, I suggest to the members, please, we are giving advice to the general public. We ourselves do not practice safe distance. Do not follow what has been advised. This is really very unfortunate and condemnable. These incidents are on record. No point of order, and the chairman is on his legs. Please. The deputy chairman was physically threatened. So I am worried he would have been harmed also. Keeping that in mind, the government want to move a resolution, they will do it. But I have to make an observation. Please sit down. I have received a letter. I will not allow till I complete. Please sit down. You are not sitting. You are not following the chairman's directions or the chairman's advice also. And then want to shout. I have received a letter from leaders of the opposition and 46 members, urging thereby a motion of no confidence against the deputy chairman, and alleging that while conducting a proceeding in the House yesterday, he had violated the established parliamentary procedure and norms during the... What? There is no need to say yes or no. I don't need your permission. If you don't want to follow rules, if you don't want to respect the chair, then I leave it to you. Really a very bad day for democracy. He has violated, is it a rule? Sitting and making commentary without permission of the chair. What are you trying to teach me? Please don't do that. See, dancing on the table, throwing papers. This will not go on record. Anything unauthorized is said by anybody will not go on record. You have been named. You have to go out. You must know how to follow this thing. I have received a letter. And then they say, during the passing of the Farmers Produce Trade and Commerce Bill 2020 and the Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Services Bill 2020, they have expressed no confidence against the Honorable Deputy Chairman, desired to move a motion for this removal. I have gone through this entire proceedings of the House held yesterday in the light of the allegations made by leader of the opposition and other members, and observed that the Deputy Chairman has persistently requested the members to go to their seats and participate in the debate and move amendments. Obviously, in view of the continuous disruption of the House, the division could not have taken place. In view of the continuous disruption of the House, see, you are seeing now. If anybody has missed yesterday, you can see it today. And observed
that the Deputy Chairman has persistently requested the members to go to their seat and participate in the debate and move amendments. Obviously, in view of the continuous disruption in the House, and the division could not have taken place as I explained to you earlier. Certainly, the conduct of some members was grossly crossed all the barriers of parliamentary decorum and etiquettes, and thereby bringing down the prestige of the House. They are not part of the House. Please, you first withdraw from the House. You withdraw from the House, then only anything else can happen. You cannot preside the chair like that. The members named has to be first withdraw, then LOP, and then anybody else can raise their hand and I will recognize them. Call attention on GST. You don't want? You have been asking. I made a call to the minister, and then minister agreed. She has come. It is there in the business. It is as per the Business Advisory Committee. Please. You please, the members who have been named, they have to withdraw. You are all, some of you are senior members. If you defy the chair, then I leave it to your wisdom. That is over now. If you don't want call attention, then I will go to the bill. Okay. You are not interested in call attention. You have already been named Mr. Sanjay Singh. You are creating another situation. ये रिकॉर्ड में नहीं जाएगा. He is not part of the House. The Indian Institute of Information Technology Last Amendment Bill 2020. Shri Ramesh Pokhriyal Nishank, move the bill. माननीय सभापति जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय सूचना प्लीज ऐसा मत करना. कृपया ऐसा मत करना. You are all members of Parliament. You are members of the Rajya Sabha, Elders House. Don't do it. Then don't force me. रूप में विचार किया जाए. You don't want the House to run. You don't want to discuss public issues. You don't want to discuss about the GST. You don't want to discuss about public issues. ये नहीं जाएगा. Not part of the proceedings of the House. Neither live coverage nor print should carry this. ये संस्थान अपने शासित बोर्ड द्वारा संचालित होते हैं, जैसे कि उसके संबंध में अधिनियम Honorable members, even yesterday also, yesterday also we have seen. Today also I have been making appeal to you persistently. And this is the scene. And you don't want to respect the chair. Then I leave it to your. I would have been happy to call him first, but you people created disorder. I would have been the first man to call the LOP, but you created disorder. And you want to dictate to the chairman. That will never happen. The House is adjourned to meet at 10 a.m. राज्यसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया है. आपको बता दें कि कल जिस तरह का हंगामा हुआ था उसे बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया वेंकैया नायडू ने. उन्होंने 8 सांसदों को निलंबित कर दिया है. जो राज्यसभा का बाकी बचा सेशन है, उन सभी सेशंस के लिए 8 सांसदों को निलंबित कर दिया गया है. विपक्षी सांसदों का बर्ताव निंदनीय. वेंकैया नायडू का यह कहना था. हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्रवाई को स्थगित किया गया. इसके साथ ही आपको ये बता दें कि 8 ऐसे सांसद हैं जिनको निलंबित कर दिया गया है. उन्हें सस्पेंशन नोटिस दे दिया गया है.